अरे गुड्डी, चिंटू बेटा, बेड पर बैठकर खेलो ना, इतनी ठंड में फर्श पर बैठे हुए ये दोनों। नहीं पापा, बेड पर खेलने में अच्छा नहीं लगता, यही ठीक है। ये बच्चे बिना जरा सी बात नहीं सुन सकते। बहुत ठंड बढ़ गई है, ऐसा करते यहाँ हॉल में कारपेट बिछा देते हैं, बच्चे दिन भर ठंडे फर्श पर खेलते हैं। आखिर वो कारपेट रखा ही तो है, किस दिन काम आएगा। ये बच्चे तो मना करने से भी मान नहीं रहे, हमें ही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे तू चुप कर, आया बड़ा कारपेट बिछाने वाला। इतना महंगा कारपेट क्यों बच्चों से गंदा करवाने के लिए? दिन भर जूते चप्पल लेकर घूमेंगे, गंदा हो जाएगा। एक लगा कान के नीचे, सब बात सुनना सीख जाएंगे। सिर चढ़ा रखा है तुमने बस। अरे तो कारपेट जमीन पर बिछने के लिए ही तो होता है, उस पर जूता नहीं रखेंगे तो और कहाँ रखेंगे। तुम भी हद करती हो। मीनाक्षी तुम निकालो, मैं बिछा देता हूँ। पिछले 15 साल से ऐसे ही नया का नया चमक रहा है मेरा कारपेट। मजाल है जो कोई कह दे कि इतने साल पुराना है। तेरी तरह बच्चों से खराब कराया होता ना तो आज देखने लायक भी ना बचता। कोई जरूरत नहीं है रोज घर में कारपेट लगाने की, जब कोई आएगा तब बिछा लेंगे। रहने दो ना भैया, क्यों बहस करके अपना खून चलाते हो। जानते हो ना, हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए मम्मी ने कारपेट तो क्या, फटी हुई 200 रुपए वाली चटाई भी नहीं दी, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर जो होती है। सब कुछ बस यहाँ बाहर वालों के स्वागत में ही सहज कर रखा जाता है। हाँ, जब तुम जानते हो तो क्यों बहस करने चले आते हो। जाओ जाकर अपना काम करो। तुम लोगों की तरफ पैसों में आग लगती ना तो आज सर पर छत भी ना होती हमारे। ये थी कांता देवी, जिनकी मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। बेटा बहू पोता पति किसी की भी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से घर में कुछ भी करवा सके, इसलिए जो भी कांता की मर्जी के बिना कुछ करने की कोशिश करता उसे मुंह की खानी पड़ती। माँ जी, ये पर्दे बहुत खराब लग रहे हैं, आप कहें तो हॉल के पर्दे बदल लेती हूँ। बिल्कुल बेरंग हो गया, अच्छा नहीं लगता। हाँ क्यों नहीं, मेरी कुछ पुरानी साड़ियां पड़ी है, मैं निकाल देती हूँ, उन्हें जोड़कर पर्दे बना लेना। माँ जी, पुरानी साड़ियों के पर्दे आजकल कौन लगाता है, बाजार से ले आती हूँ ना। अरे घर में नई डिजाइन के पर्दे लगाकर दिखाने किसको है, जब कोई मेहमान आएगा तब की तब देखी जाएगी। वैसे भी दिन भर बच्चे खाकर इनमें हाथ पोंछते हैं, महंगे पर्दे लेगी तो और खराब होंगे। माँ जी, घर में हम लोग रहते हैं, पर्दे भी हमें देखने में अच्छे लगे इसके लिए तो लगाते हैं, बाकी ठीक है आप जैसा कहें। मीनाक्षी उदास होकर रसोई में लौट गई। अरे बहू मान गई क्या तेरी सास नए पर्दे लाने के लिए? दादी जी आप तो जानती हैं, माँ जी मानने वालों में से कहाँ है। साफ मना कर दिया, कह रही है पुरानी साड़ियाँ देगी, उन्हीं से जोड़कर पर्दे बना लूं। क्या कर सकते हैं बेटा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन तेरी सास उसमें जरा सा अंतर नहीं आएगा। अच्छा कई दिन हो गए पूरी सब्जी खाए, आज कुछ अच्छा सा बना लेना, कह देना दादी का मन था। मैं कोशिश करती हूँ दादी जी, पता नहीं माँ जी मानेगी कि नहीं। माँ जी वो रिफाइंड निकाल दीजिए ना, और हाँ थोड़ा मेवा भी दे दीजिए, बच्चों के लिए हलवा बना देती हूँ। क्यों भाई, क्या करना है रिफाइंड का, आज कोई त्योहार है क्या जो इतना सब एक साथ बनाना है तुझे? माँ जी दादी जी का आज पूरी सब्जी खाने का मन है, मैंने सोचा बना देती हूँ, और बच्चे कब से तरस रहे मीठा खाने को, तो सोचा जब बना रही हूँ तो सभी के लिए बना दूं। क्या सब कुछ तू ही सोच लेगी क्या, और मैं यहाँ किस लिए बैठी हूँ? कोई जरूरत नहीं है पूरी सब्जी या हलवा बनाने की, चुपचाप रोटी और दाल बना लो। और हाँ कान खोलकर सुन ले, ये गाढ़ी दाल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा पानी डाला कर दाल में, बचत करना सीखो। ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, रोजाना कोई शाही भोजन नहीं खाता, सादा खाना खाना सीखो। आई बड़ी मेवा मिष्ठान खिलाने वाली। ठीक है हलवा रहने दीजिए, लेकिन पूरी बना देती हूँ ना। दादी जी की उम्र हो गई है, पता नहीं कितने दिन है हमारे साथ, उन्हें मना करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं, तू रहने दे, मैं खुद मना कर देती हूँ, तू जा जाकर दाल रोटी बना ले। सास की बात सुनकर उदास मन से बहू रसोई की ओर चली जाती है। माँ जी आपने बहू को पूरी सब्जी खाने को कहा था क्या? हाँ बहू, बड़े दिन से कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा था तो सोचा उससे कहकर बनवा लेती हूँ। अरे ये घर है माँ जी, ढाबा नहीं है, घर में सादा खाना ही बनता है। हर रोज शाही खाना पकेगा तो कैसे घर का बजट चलेगा है? इतनी उम्र हो गई आपको, ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। कभी आप नई साड़ी पहनने की जिद करती है, कभी घूमने की, और आज तो पूरी सब्जी चाहिए आपको। आपको देखकर फिर बच्चे भी जिद लेकर बैठ जाते हैं। कितनी मुश्किल से बहू को कहकर उसकी साड़ियां रखवाई है, वरना वो तो पुराने कपड़े पहनने को मान ही नहीं रही थी। अब आप ही बताओ, घर में कौन 24 घंटे सज कर रहता है? अरे घर में देख कौन रहा है, क्या पहना, क्यों अच्छे कपड़े बर्बाद करने। अच्छा ठीक है, बनवा ले जो तुझे बनवाना है, तेरे साथ बहस में मैं तो जीत नहीं सकती।
लेकिन सुन, तेरे पिताजी कह रहे थे रोटी पर थोड़ा घी लगा दिया करो, उनसे सूखी रोटी खाई नहीं जाती। माँ जी, अभी आपको बताया ना कि मुझे पूरे घर के खर्च को लेकर चलना पड़ता है। ऐसे घी में डुबकी लगाकर मेरी रसोई नहीं चल पाएगी। जो बन रहा है आपको भी मिल जाएगा। अब इस उम्र में फरमाइश करना छोड़िए, जो मिल रहा है ना उसे चुप लगाकर खाया कीजिए। ऐसे भी कहते हैं बुढ़ापे में ज्यादा चटर पटर पचता नहीं है। बहू की बात सुनकर अब दादी माँ बिल्कुल चुप रह गई। उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। आखिर कांता देवी के तर्कों का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता था। परिवार में कोई छोटा हो या बड़ा, किसी की भी पसंद नापसंद इच्छा का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। परिवार में सभी लोग धीरे धीरे अब उसके हिसाब से मन मारकर जीना सीख गए थे। एक दिन कांता की बेटी शालिनी कॉलेज से घर आती है और घर को देखकर हैरान रह जाती है। भाभी, आज आप इतनी बदली बदली सी क्यों नजर आ रही हो? और ये घर तो मेरा हो ही नहीं सकता। किसी गलत घर में आ गई हूँ क्या मैं? अरे बस भी कर अब नौटंकी तू। भाभी, ये खूबसूरत साड़ी कहाँ से आई आपके पास? लगी नहीं रही आप वही मीनाक्षी हो। अरे, हमारी रसोई को क्या हुआ? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई में से। मैं तो कंफ्यूज हो गई। कॉलोनी में आज किसी के घर दावत तो नहीं है? क्योंकि हमारे घर से तो आमतौर पर ऐसी खुशबूदार खानों की महक आती नहीं। अरे, तुझे माँ जी ने बताया नहीं, आज वो चंडीगढ़ वाली मौसी जी आ रही है, इसलिए सब तैयारी हो रही है। वरना हमारे लिए कभी पकवान बन सकता है क्या? वैसे तो बहुओं को घर पर कोई मेहमान आता है ना, तो उनकी खातिरदारी करना मुसीबत नजर आती है। लेकिन हमारे घर में जिस दिन कोई मेहमान आता है, वो दिन किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता। सही है ना? पूरे घर का रंग ढंग ही बदल जाता है। आज तो टेबल पर बिछा नया कवर, चमकते हुए सोफे और आपकी ये सुंदर सी साड़ी देखकर मेरा तो मन खुश हो गया। अब अच्छा खाना ना भी मिले ना तो भी चल जाएगा। अच्छा खाना क्यों नहीं मिलेगा? मटर पनीर पूरी खीर मिक्स वेज सब बन रहा है। आज तो पार्टी होगी पार्टी। और तुझे पता है, खीर में माँ जी ने काजू बादाम किशमिश सब डलवाया है। अरे वाह भाभी, मजा ही आ गया। सुनकर मुंह में पानी आ गया। अभी ननद भाभी दोनों मिलकर बातें कर रही थी कि तभी रसोई से उसे अपनी माँ कांता देवी की आवाज सुनाई देती है। अरे बहू, वहीं खड़े होकर गप्पे मारती रहोगी या रसोई में आकर थोड़ा हाथ भी बटा दोगी मेरा? और शालिनी को भी बोल कपड़े बदल ले, मेहमान थोड़ी देर में आते ही होंगे। ठीक है माँ जी, आ रही हूँ। हाँ माँ, आ रही हूँ कपड़े बदल कर 5 मिनट में। शालिनी अपने कमरे से कपड़े बदलकर बाहर हॉल में आ गई। हे राम, ये क्या पहन कर आ गई? इससे और पुराना सूट नहीं था तेरे पास? जा जाकर कुछ ढंग का पहन कर आ। कमाल हो गया माँ। वैसे तो कोई ढंग का कपड़ा घर में पहन लो तो आप हाथ धोकर पीछे पड़ जाती हो कि अब घर में नए कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, घर में कौन आकर देखने वाला है। लेकिन जब कोई मेहमान घर में आना होता है तो उसे दिखाने के लिए पूरी जान लगा देती हो आप। ऐसा लग रहा है हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, बस मेहमानों को दिखाने के लिए जी रहे हैं हम। अरे अगर तुझे फिजूल खर्च करने से रोकती हो तो क्या बुरा करती हूँ? है, तुझे रोज नए नए कपड़े खरीदवाने के लिए फालतू पैसे नहीं है मेरे पास। और ये नए कपड़े इसीलिए तो संभाल कर रखने के लिए कहती हूँ कि कोई मेहमान आए तो उसके सामने थोड़ा अच्छे से पहन ओढ़ कर आ सको। रोज रोज घर में सज कर घूमने की क्या जरूरत है? कौन देखने वाला है यहाँ? राजेश, तू जरा इधर आ। तो इस लड़की के साथ बहस करने में मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। तो इस कुर्सी पर चढ़कर जरा ये पुराना पर्दा उतार दे, मैं तुझे नया पर्दा पकड़ा रही हूँ, इसकी जगह उसे लगा देना। अरे रहने दो ना माँ, मौसी यहाँ आकर हमारे पर्दे और टेबल का कवर चेक करने वाली है क्या? जो जैसा है वैसे रहने दो। जब हम कहते हैं घर में कुछ नया लाकर सजा दे तब तो काटने को दौड़ती हो। अरे चुप करो। क्यों रहने दूं भाई? सब सामान संभाल कर आखिर इसी दिन के लिए तो रखती हूँ मैं, ताकि कोई घर में आए तो उसे सब साफ सुथरा चमकता हुआ नजर आए। वरना तुम लोगों का क्या है, तुम तो सब गुड़ गोबर करके रख दो। तेरी पत्नी के हिसाब से ये घर चले ना तो क्या मेहमान और क्या आम सब एक बराबर हो जाए यहाँ। और शालिनी, तू कपड़े बदल कर मेरे पास आ। ये बेड के अंदर मैंने कारपेट फोल्ड करके रख रखा है, जल्दी से उसे निकाल कर यहाँ ड्राइंग रूम में बिछा दे। आधे घंटे में तेरी मौसी पहुंच ही रही होगी। देख रही हो भाभी आप, पिछले महीने भैया ने कहा था कारपेट निकाल देते हैं तो माँ के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, और आज कारपेट निकल रहा है। अरे तू जाना, निकाल देना, एक दिन के लिए ही सही, घर का हुलिया तो बदला। साल भर में 5-7 बार ही तो ये घर जैसा लगता है, वरना बाकी दिन तो घर नहीं कचरे का डब्बा नजर आता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब सामान, ये हमारे महंगे कपड़े सब रख रखे यूं ही सड़ जाएंगे और हम सब बस उसे देखते रह जाएंगे, क्योंकि माँ जी तो इस्तेमाल करने देगी नहीं। भाभी, मैं तो इस मामले में थोड़ी लकी हूँ। वो क्या ना, मेरी तो शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल जाकर अपने सारे शौक पूरे कर लूंगी। हाँ, लेकिन आपके बारे में सोचकर मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। आपको माँ ने ना कभी मन भर के सजने दिया, ना अच्छे कपड़े पहनने दिए। खाने पीने की तो बस पूछो मत। आपको अपना सारा जीवन ऐसे ही काटना पड़ेगा,
क्योंकि भैया के अंदर माँ से अलग होकर रहने की हिम्मत ही नहीं है। और जब दादी माँ को नहीं सुधार पाई तो फिर कोई क्या ही कर लेगा। तुझे एक बात बताओ, मुझे अपने से ज्यादा बुरा बच्चों और दादी जी दादाजी के लिए लगता है। मुझे बहुत दुख होता है जब माँ जी उनकी छोटी छोटी खुशियों को उनसे दूर कर देती है। दादी जी दादाजी को हर चीज के लिए रोक टोक करती है माँ जी। और मौसी जी जो कि बस एक दिन के लिए आने वाली है, उनके लिए सब लुटाने को तैयार है। असल में ये प्यार और इज्जत के पहले हकदार तो दादा दादी है ना। जो एक दिन के लिए आ रहा है उसके लिए इतनी तैयारियां, और जो हर पल साथ में है, जिसने इस घर की नींव रखी, उनके लिए कुछ भी नहीं। ये घर सबसे पहले दादा दादी का है। उनके लिए ही माँ जी के दिल में ना प्यार है, ना अपनापन, ना ही सम्मान। भाभी आपकी बात सही है। मम्मी को इस बात का एहसास कराना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला, वरना सबको ऐसे ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा। कुछ ही देर में दादी की बहन यानी कि चंडीगढ़ वाली मौसी अपने परिवार के साथ वहां पहुंच गई। मेहमानों का स्वागत करने के लिए आज पूरे परिवार ने नए और सुंदर कपड़े पहने हुए थे। पूरा घर रोशनी से नहाया था। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही थी कांता देवी, जो अपनी मेहमान नवाजी से मन ही मन बहुत गदगद हो रही थी। मानना पड़ेगा कांता, घर बहुत सुंदर सजाया है तुमने। घर का हर कोना ऐसे चमक रहा है जैसे आज ही तैयार हुआ हो। मीनाक्षी बेटा, कैसे रखती हो इतनी साफ सफाई? पर्दे, सोफे सब ऐसा लगता है अभी पैकिंग से निकाले हो। आप सच कहती हो। सच में सब कुछ अभी थोड़ी देर पहले ही पैकिंग से बाहर आया, इसीलिए तो चमक रहा है, वरना इतनी सफाई कौन रख सकता है? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे कुछ नहीं पागल है ये लड़की, इसकी ना मजाक की पुरानी आदत है, इसे जाने दीजिए। अब ये बताइए, चाय लेंगी या कॉफी? अरे भाई, हम कौन सा अंग्रेज है चाय बनवाओ? काफी तो अंग्रेजी लोग पीते हैं। अच्छा तुम लोग चाय बनाओ, तब तक मैं जीजी से मिलकर आती हूँ। अरे बैठिए ना मौसी जी, बाद में मिल लेना उनसे। आप तो यहाँ सोफे पर आराम से बैठो बस। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा करना, मेरा चाय नाश्ता वहीं ले आना, मैं जीजी के पास हूँ। मौसी जी जाकर दादी के पास बैठ गई। कुछ देर में बहू चाय के साथ महंगे बिस्किट, नमकीन, समोसे, कचौड़ी लेकर पहुंच गई। अरे बहू, क्या बात है? आज इतना सब एक साथ कैसे बन गया घर में? अब लगता है अगले कुछ दिन हवा पानी पर ही निकालने पड़ेंगे। दादी जी आप खाइए ना आराम से, अभी तो लंच में भी सब स्पेशली बना है। मीनाक्षी के जाने के बाद, जीजी एक बात बताओ, आपने ऐसा क्यों कहा कि आज बहुत अच्छा खाना बना है? मतलब आमतौर पर अच्छा खाना नहीं बनता क्या घर में? अरे छोड़ना ये सब, तू बता कैसी है? इतने दिन बाद हमारी याद कैसे आ गई? बस जीजी, जब तक शरीर सही सलामत है आती जाती रहूंगी। आपकी सेहत को क्या हुआ है? बहुत कमजोर लग रही हो। बुढ़ापे में क्या जवान होंगी? तू भी कमाल करती है। अपने खाने पीने का ख्याल रखती हो ना आप? दूध, दही, मेवा, फल सब लिया करो। बुढ़ापे में शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अब क्या बताऊं, यहाँ तो सूखी रोटी और पानी जैसे दाल से काम चलाना पड़ रहा है। सेहत की यहाँ पड़ी किसे है? कांता को तो सब पैसे की बर्बादी नजर आती है। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दोनों बहनें घंटों बैठकर बातें करती रहती है। नाश्ते के बाद दोपहर का खाना लगाया तो मेहमानों से ज्यादा उत्साह घर के लोग दिखा रहे थे खाना खाने में, जिसे देखकर मौसी जी थोड़ा हैरान हो रही थी। शाम के समय, अच्छा हम सोच रहे शाम को खाना खा कर ही निकले। तुम थोड़ा जल्दी खाना तैयार करा लेना। हाँ हाँ बेटा, ऐसा करो, वीरे के ढाबे से फुलके लगवा लाओ, उसकी तंदूरी रोटी बहुत फेमस है, और साथ में बटर मसाला पनीर भी ले लेना। कुछ ही देर में मौसी के लिए बाहर से खाना पैक होकर आ गया था। क्या बात है भाग्यवान, आज पैसे का मुंह नहीं देख रही तुम? आज तो लग रहा है तुमने तिजोरी खुली छोड़ दिया है। अरे घर में मेहमान आए तो उनके लिए तो सब करना ही पड़ता है। समाज में अपनी इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा का भी तो ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं? पैसे का मुंह थोड़ी ना देखा जाता है हर समय। खाना खाने के बाद मौसी तो लौट गई थी, लेकिन आज सभी लोग कांता से बात करने हॉल में जमा हो गए थे। तुमने आज कहा कि मेहमानों को तुम क्या परोसती हो, उससे तुम्हारी समाज में प्रतिष्ठा तय होती है। एक बात बताओ, तुम साल के 360 दिन जो जीवन जीती हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा और स्टेटस वो माना जाएगा, या कोई 4 या 5 दिन जब मेहमान घर में आते हैं उन दिनों में तुम झूठा प्रपंच रचाती हो, वो तुम्हारी प्रतिष्ठा है? आम दिनों में जो तुम्हारा स्तर है वही तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा हुई ना। तो रोज तो तुम खुद के साथ पूरे परिवार को फटे गले कपड़े पहनने को मजबूर करती हो, घर में सबको रूखा सूखा खिलाती हो, कोई नया सामान तक इस्तेमाल नहीं करने देती, और मेहमान आए तो उनके लिए महंगे फुलके और घर के लोगों के लिए सस्ती रोटी भी नहीं।
अरे मैं कहता हूँ चाहे मेहमान को विशेष कुछ ना खिलाओ, लेकिन जो लोग इस परिवार में जी रहे हैं उनके जीवन को तो बेहतर बनाओ। सामान इस्तेमाल करने के लिए बना होता है और इंसान होते हैं प्यार करने के लिए। लेकिन देख रहा हूँ तुम्हें सिर्फ सम्मान से प्यार है और इंसानों को तो तुम इस्तेमाल कर रही हो। मेरी माँ बेचारी इस उम्र में अपनी पसंद का खाना तक नहीं खा पा रही। सोच कर बताओ, क्या वाकई हमारी माली हालत इतनी खराब है कि हम अपने परिवार को भरपेट खाना भी नहीं खिला सकते? जीवन बीत गया तुम्हारी ये पानी जैसी दाल सब्जी खाकर जीते हुए। अब तो खुद पर तरस आता है। जो कमा कर लाता है उसे अपने मन का खाने की आजादी नहीं, और जिस दिन मेहमान घर आए उनके लिए 56 भोग। आखिर मेहमानों से क्या स्वार्थ है तुम्हारा? बस ये झूठी शान बनाने के लिए कर रही हो ये सब। माँ बाबूजी ने अपने जीवन की सारी कमाई, अपनी सारी पूंजी मुझे सौंप दी, और मैं बदले में उनको ये तिरस्कार दे रहा हूँ। अरे मैं जो भी कर रही हूँ सबकी भलाई के लिए तो कर रही हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि कोई मेहमान। अरे बस भी करो, मेहमान मेहमान मेहमान। जो तुम्हारे अपने हैं पहले उनकी नजर में सम्मान पालो तुम। अगर घर को फटेहाल रखोगी नहीं तो मेहमान के आने पर सजाने के लिए इतने जतन भी नहीं करने पड़ेंगे। अगर आज के बाद तुमने किसी को भी अच्छा खाने से पहनने से रोका तो मैं उसे घर से अलग रहने की छूट दे दूंगा, और उनके साथ मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तुम अकेले जीवन भर जैसे मन आए वैसे रहना। पापा की बात एकदम सही है। मौसी को भी कहते सुना मैंने, अपनी बहू से बोल रही थी कि ये सब चमक दमक खातिरदारी सब दिखावा है। कोई भी देखकर बता देगा हमारे आने से पहले दिखाने को ये पर्दे, सोफे, चादर और कारपेट लगाया है। इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है खाने को भी नहीं मिलता इन्हें। देखा नहीं कैसे उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे सब। आप ही सोचो, ये सब मेहमानों को आपस में बात करते देख कितनी शर्मिंदगी हुई होगी मुझे। क्या यही वो इज्जत है जिसके लिए हम अपनी सारी इच्छाएं ताक पर रख रहे हैं? पूरे परिवार को एक होते देख अब कांता के पास कोई और उपाय नहीं बचा था। इसलिए उसी दिन से घर की सत्ता सास कांता से ससुर जी के पास पहुंच जाती है। बच्चों, अपने जीवन का स्तर बेहतर करो, किसी को दिखाने के लिए जीना छोड़ दो। आज से घर में रोजाना सब अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, और घर से भी सारा कबाड़ उठाकर बाहर फेंक दो। एक दिन की पार्टी फंक्शन के लिए जीना छोड़कर हर दिन अपने ऊपर खर्च करो। बगावत का परिणाम अब सामने था। परिवार में अब सभी खुश थे। वो अब मेहमानों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए जीना सीख गए थे।